हमारा चैप्टर चल रहा है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अभी तक हमने देखा कि प्लांट के अंदर ग्रोथ जो होती है मेटाबॉलिक प्रोसेस के द्वारा इर्रिवर्सिबल परमानेंट चेंज देखने को मिलता है। इर्रिवर्सिबल परमानेंट चेंज, एटीपी खर्च होना है तब हम उसको ग्रोथ मानते हैं। हमने देखा कि ग्रोथ को कई अलग अलग तरीके से मेजर किया जा सकता है। कई बार काउंटिंग करके करते हैं, कई बार सरफेस एरिया मेजर करते हैं, कई बार लेंथ मेजर करते हैं। तो अलग अलग पैरामीटर हैं जिनसे हम प्लांट की ग्रोथ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। अब प्लांट में कुछ मैंने आपको कल बताया था कि प्लांट की ग्रोथ थोड़ा यूनिक टाइप की है। प्लांट में ओपन ग्रोथ पाई जाती है, और वो भी क्यों पाई जाती है? क्योंकि प्लांट में होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। प्लांट में क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, और थ्रू आउट लाइफ ये सेल लगातार डिवीजन करती रहती है। प्लांट में ग्रोथ हमेशा पाई ही जाएगी, जबकि एनिमल के अंदर ऐसा नहीं होता। एनिमल का एक बार जितना ग्रोथ होना है बस उतना ही होगा, उसके बाद उसमें फर्दर और ज्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिलती। मान लीजिए ह्यूमन बींग्स 6 फीट का होना है, तो बस 6 फीट के होने के बाद वो ग्रोथ रुक जाती है। अंदर हालांकि मेंटेनेंस रिपेयरिंग चलती रहेगी, लेकिन वहां मेजरमेंट में कोई खास अंतर नहीं आएगा। इसलिए एनिमल की ग्रोथ को हमने नाम दिया क्लोज टाइप की ग्रोथ। अच्छा, प्लांट में भी एक खास बात है कि प्लांट के क्या सभी ऑर्गन लगातार ग्रोथ करते रहते हैं? ऐसा नहीं है। प्लांट की लीव्स है, अब वो लीफ जितनी बड़ी होगी बस उससे ज्यादा और फर्दर वहां पे डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक लीफ में ग्रोथ होते 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 वो बहुत बड़ी होती ही चली जाएगी, ऐसा नहीं होता है। ग्रोथ केवल कुछ स्पेसिफिक एरिया में ही पाया जाता है जहां पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, केवल वहीं पर लगातार ओपन ग्रोथ देखने को मिलती है। ठीक है, अभी हम थोड़ा बात करेंगे। आज का टॉपिक हमारा रहेगा ग्रोथ रेट। रेट का मतलब क्या हो गया? एक टाइम के अकॉर्डिंग प्लांट में किस स्पीड से, एक्चुअली हम स्पीड की बात कर रहे हैं, फिजिक्स वाली मैथमेटिक्स वाली बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट का मतलब कितने समय में प्लांट में कितना ग्रोथ होता है। अब प्लांट की ग्रोथ जो है वो डिपेंड करेगी कुछ फैक्टर के ऊपर। ये फैक्टर हो सकते हैं कुछ एक्सटर्नल और कुछ इंटरनल। एक्सटर्नल और इंटरनल। भाई प्लांट तो ग्रोथ तब करेगा जब बाहर से उसे लगातार कुछ अच्छी चीजें मिलती रहेंगी। जैसे बाहर से प्लांट की ग्रोथ को करने के लिए क्या क्या चीज चाहिए? प्लांट को वाटर चाहिएगा, प्लांट को एयर चाहिएगा, प्लांट को मिनरल्स चाहिएंगे, हाँ, प्लांट को एक प्रॉपर टेम्परेचर चाहिएगा, प्लांट को सनलाइट चाहिएगा। तो ये अगर हम बात करें तो जब तक ये एक्सटर्नल फैक्टर प्लांट को नहीं मिलते, हाँ, प्लांट को जब तक ये नहीं मिलेंगे, यहाँ ग्रोथ आपके रुकी रहेगी, प्रभावित होती रहेगी। और कुछ इंटरनल फैक्टर भी होते हैं प्लांट के अंदर खुद। एक्चुअली प्लांट के पास खुद के पर्सनल जीन्स होते हैं, और जैसे जीन्स होते हैं उसी के अकॉर्डिंग उसके अंदर एंजाइम्स बनते हैं, उसके अंदर कुछ स्पेशल केमिकल बनते हैं जिनको हम हार्मोन्स बोलते हैं। तो जैसा प्लांट्स होगा, जैसी स्पीसीज होगी, उसमें उसी टाइप की एक यूनिक ग्रोथ देखने को मिलेगी। मान लीजिए बबूल की पत्तियां हैं तो वो छोटी छोटी साइज की ही रहेंगी। मान लीजिए पीपल की पत्ती है तो थोड़ी सी बड़ी साइज की रहेगी, हाँ, और केले की पत्ती है तो बहुत बड़ी साइज की हो जाएगी। तो ये क्यों है? क्योंकि उनके पास जैसे जीन्स हैं उसी टाइप के उनके अंदर प्रोटीन, केमिकल और एंजाइम्स और हार्मोन्स बन रहे हैं। ये कुछ इंटरनल है। अब प्लांट के हार्मोन जो होते हैं वो प्लांट की ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं।
कि प्लांट के अंदर ग्रोथ कैसा होना है, उसका डेवलपमेंट कैसा होना है, सब ये जितना भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है प्लांट में, वो सब कुछ अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन्स होता है। तो हम इन्हीं एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर की बात करेंगे इस चैप्टर में। हम बात करेंगे प्लांट के अंदर कौन कौन से हार्मोन होते हैं, वो कैसे ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। हम एक्सटर्नल फैक्टर में बात करेंगे, खास तौर पर टेम्परेचर की बात करेंगे, हम बात करेंगे सनलाइट की। बाकी चीज तो देखिए कुछ अलग चैप्टर भी थे आपके प्लांट फिजियोलॉजी में, जैसे मिनरल न्यूट्रिशन वाला एक चैप्टर था। फोटोसिंथेसिस में हम एयर का इंपॉर्टेंस जान चुके थे, और वाटर कहीं ना कहीं फोटोसिंथेसिस में तो इन्वॉल्व है ही है, लेकिन ये सेल को टर्जिड बनाने में भी इसका रोल होता है। जब सेल के अंदर पानी जाता है तो ये सेल फूलती है तो इधर दीवारों पे प्रेशर क्रिएट करती है, जिससे सेल धीरे धीरे बड़ी होती है, इलोंगेट होती है। तो जब सेल टर्जिड होती है तभी सेल में इलोंगेशन देखने को मिलता है और सेल की साइज बढ़ती है। तो पानी का होना बहुत जरूरी है। साइटोप्लाज्म का अमाउंट भी बढ़ेगा जब पानी अंदर आएगा। पानी में ही केमिकल प्रोसेस होती है, एक मीडियम प्रोवाइड करता है पानी। तो कहीं ना कहीं ये फैक्टर अभी कोई ज्यादा डिस्कस करने वाले नहीं है। मिनरल न्यूट्रिशन तो हम अलग से एक चैप्टर में यहाँ पे था हमारा मिनरल न्यूट्रिशन का, उसमें टोटल 17 एलिमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं प्लांट को ग्रोथ करने के लिए, जिनको हम मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट के नाम से जानते हैं। मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अलग ही चैप्टर है, वो आप एक बार थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये कुछ एक्सटर्नल फैक्टर हैं, वो भी आवश्यक हैं प्लांट को। इंटरनल फैक्टर है, हम बात करेंगे हार्मोन्स की, वाकई में ये भी रेस्पॉन्सिबल है प्लांट की ग्रोथ के लिए। अब इतना तो समझ में आया कि प्लांट में ग्रोथ ओपन टाइप की होती है, मतलब थ्रू आउट लाइफ चलती ही रहती है, कहीं ना कहीं नई सेल लगातार बनती रहती हैं प्लांट के अंदर। लेकिन अगर हम रेट की बात करें कि कितने समय में कितनी ग्रोथ देखने को मिली, कितने समय में कितनी ग्रोथ हुई, तो उसके आधार पर प्लांट के अलग अलग पार्ट अलग अलग टाइप से ग्रोथ शो करते हैं। और अगर उनका डाटा हम कलेक्शन करें और एक ग्राफ के रूप में उसको रिप्रेजेंट करें, तो हमको दो तरह के ग्राफ यहां दिखाई देते हैं। एक्चुअली हमारा ये आज का जो टॉपिक है ग्रोथ रेट, हम उन ग्राफ को ही समझने की कोशिश करेंगे और हम अलग अलग कौन कौन से टाइप का पैटर्न बनता है जब प्लांट ग्रोथ करता है, वो पैटर्न को ही जानने का प्रयास करेंगे। तो प्लांट को जब हमने स्टडी किया, उसका ग्रोथ को जब हमने अलग अलग टाइम पे अलग अलग ऑर्गन का जब ग्रोथ हमने मेजर किया, तो हमको प्लांट में दो टाइप की ग्रोथ दिखाई दी। पहले तो इनके नाम आप याद कर लीजिए। प्लांट की ग्रोथ होती है एरिथमेटिक ग्रोथ। आपने क्लास 10th में एक एरिथमेटिक करके एक चैप्टर भी पढ़ा था, एरिथमेटिक। यहाँ पे हम एरिथमेटिक ग्रोथ की बात कर रहे हैं, और ये ग्रोथ हम किस में देख रहे हैं? प्लांट के अंदर। ध्यान देना, प्लांट के अंदर। और दूसरे टाइप की जो ग्रोथ होती है वो होती है आपकी जियोमेट्रिक ग्रोथ। जियोमेट्रिक ग्रोथ। चलिए पहले तो ये दो नाम याद कर लीजिए, एरिथमेटिक ग्रोथ और जियोमेट्रिक ग्रोथ, ठीक है। अब एरिथमेटिक ग्रोथ क्या होता है? एरिथमेटिक का मतलब मान लीजिए ओरिजिनल आपका ये एक ग्रोथ है, ठीक है। अब इसमें कुछ समय के बाद मान लीजिए इतना बड़ा पार्ट जुड़ गया, उतने ही समय बाद फिर और देखा तो फिर इतना और जुड़ गया, फिर और देखा तो फिर और जुड़ गया। मतलब धीरे धीरे इसमें प्लस मान लीजिए 1 हो रहा है, फिर कुछ समय के बाद फिर आए फिर +1 हो गया, फिर कुछ समय के बाद आए फिर +1 हो गया। मतलब इसमें कुछ ना कुछ एक डाटा लगातार प्लस होता हुआ चला जाता है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता है ऐसे ऐसे डाटा लगातार बढ़ता चला जाता है। जैसे मान लीजिए एक अगर हम प्लांट की ये बात करते हैं एरिथमेटिक में, तो खास तौर पे हम प्लांट की एपिकल मेरिस्टेम की बात करो, चलो ठीक है। एपिकल मेरिस्टेम यहाँ पे मान लीजिए 4 सेल हैं जो लगातार डिवीजन कर सकती हैं, ठीक है। कितनी सेल है? 4। तो ये तो हो गया अपना इनिशियल नंबर ऑफ सेल। अब जब इनमें डिवीजन हुआ तो मान लीजिए यहां पर 2 और नई सेल बन गई,
ठीक है। लेकिन ये जो पुरानी सेल थी ये परमानेंट में चेंज हो गई, परमानेंट में चेंज हुई। ये सॉरी, ये आपकी चार सेल थी, 4 ने 8 सेल बना ली, सबने एक एक डिवीजन कर लिया, ये हो गई आपके 8 सेल। 8 में से क्या हुआ, 8 में से आपके ये जो पीछे की 2 सेल है ये आपके परमानेंट में चेंज हो गई। अब ये तो डिवीजन करेगी नहीं। लेकिन नंबर ऑफ सेल की बात करें तो क्या हो गया, यहां पर केवल ये सेल आपके बात करती जा रही है। अब नंबर ऑफ सेल तो हो गई 8, लेकिन उसमें अब ये +4 हो गया, पहले 4 था, फिर इसमें 4 सेल और जुड़ गया, अब हो गई 8। ठीक है। अब ये वाली सेल अब फर्दर और डिवीजन नहीं करेंगे, अब फिर से दोबारा ये केवल ये वाली जो 4 सेल हैं अब यही और नई सेल बनाएंगी। तो फिर से नई 4 सेल जोड़ी, ये वाली फिर से परमानेंट हो गई, फिर से इसमें 4 जुड़ गया, फिर से इसमें 4 जुड़ गया, ऐसे ऐसे लगातार जुड़ेगा। मतलब अगर यहां पर ये वाली सेल डिवीजन कर रही हैं तो इनमें केवल कुछ सेल ही डिवाइड होके नई सेल बनाएंगी, बाकी की परमानेंट में चेंज होती चली जाएंगी। आपके बुक में एक छोटा सा एक इस तरह का एक फोटो दिया है, मान लीजिए 2 सेल हैं, ठीक है। इन्होंने अब ये वाली आपके डिवीजन कर रही है तो अब ये आपके 3 सेल हो जाएंगी। मान लीजिए इस वाली ने डिवाइड होके 2 बना ली, ठीक है। अब ये वाली केवल डिवीजन करेगी तो ये आपके 3 सेल तो पहले की हो गई, और ये एक सेल और मान लीजिए बन गई, इसने ये 2 सेल बना ली, ये और ये, ठीक है। ऐसे करके केवल कुछ सेल जब डिवीजन की पावर रखती हैं और बाकी की सेल परमानेंट में चेंज हो जाती हैं, जिसके कारण नंबर ऑफ सेल एक स्लो स्पीड से केवल +2 या +2 या +2 इस तरह का, या +4 एक फिक्स अमाउंट में सेल जब प्लस होती हुई चली जाती हैं और पेड़ धीरे धीरे ग्रोथ करता चला जाता है, तो इस टाइप की ग्रोथ को हम क्या बोलते हैं, एरिथमेटिक ग्रोथ। और वो टाइम कितना है, वो 1 हफ्ता हो सकता है, 1 महीना हो सकता है, 1 साल हो सकता है। मान लीजिए 1 साल में वो 2 सेंटीमीटर बढ़ता है, तो मान लीजिए शुरू में जब हम मेजर कर रहे हैं वो 10 सेंटीमीटर का कोई पेड़ था, ठीक है। 1 साल में वो 2 सेंटीमीटर फिर बढ़ गया, अगले साल में फिर 2 सेंटीमीटर फिर बढ़ गया, अगले साल फिर 2 सेंटीमीटर फिर बढ़ गया। ये जो ग्रोथ हो रही है ये आपके हो रही है एरिथमेटिक ग्रोथ। ध्यान देना, या 10 सेंटीमीटर वाला अगर 20 हो जाता, 20 वाला फिर 40 हो जाता, 40 वाला फिर 80 सेंटीमीटर हो जाता, तो ये ग्रोथ एरिथमेटिक नहीं थी, ये क्या थी, जियोमेट्रिक थी, जिसमें जस्ट डबल होता चला जा रहा है। जस्ट डबल नहीं होना है, केवल प्लस होना है, ये आपके एरिथमेटिक ग्रोथ होती है। और ऐसा हमको देखने को मिलता है एपिकल मेरिस्टेम जब एक्टिविटी करता है तब हमको इसी टाइप की ग्रोथ दिखाई देती है। इसको एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन भी किया जा सकता है। मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन हम कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए एक टी टाइम के बाद लेंथ कितनी हो जाएगी, टी टाइम के बाद लेंथ हो जाएगी मान लीजिए LT। आज प्रेजेंट टाइम में लेंथ कितनी है, मान लीजिए L0 है। हाँ, अब किस स्पीड से वो बढ़ रही है, मान लीजिए 2 सेल पर वीक बढ़ रहा है, तो ये आपका स्पीड कितना आ गया वो हमको लिखना पड़ेगा, रेट। टाइम कितना हो गया, वो हो गया इतना। मान लीजिए आप 5 हफ्ते बाद देखेंगे तो 5 दूनी 10 सेल बढ़ जाएंगी, 10 सेल ओरिजिनल लेंथ में बढ़ जाएंगी। तो एक इक्वेशन बनता है LT = L0 + RT। LT क्या है, आफ्टर टी टाइम बाद की लेंथ है, ये आपकी इनिशियल लेंथ है, ये रेट ऑफ इंक्रीजमेंट है या ग्रोथ रेट है, और ये टाइम है कि कितने टाइम तक आप, कितने टाइम के बाद आप इसको मेजर कर रहे हैं। तो एक सिंपल सा ये एक इक्वेशन है जो 1 नंबर के लिए आप याद रख सकते हैं। अगर मैं इसका एक ग्राफ बनाऊं और ये इसकी इनिशियल लेंथ अगर मैं मानता हूं, इधर क्या है लेंथ प्लांट की, इधर है टाइम, तो जहां से हम मेजरमेंट शुरू कर रहे हैं इतनी लेंथ तो प्लांट के पास पहले से ही है, ठीक है, इतनी लेंथ तो पहले से। अब इस टाइम पे गए तो यहां लेंथ बढ़ गई, इस टाइम पे गए तो लेंथ और बढ़ गई, इस टाइम पे गए तो लेंथ और बढ़ गई, धीरे धीरे ये लेंथ एक ग्रेजुअल एक सीधी लाइन के रूप में बढ़ती चली जाएगी। ये आपके कहलाएगी एरिथमेटिक ग्रोथ। ये क्या कहलाएगी, एरिथमेटिक ग्रोथ।
एपिकल मेरिस्टेम ऐसी ही ग्रोथ शो करते हैं जिसमें केवल कुछ सेल ही डिवाइड होकर नई सेल बनाएंगी और बाकी की सेल परमानेंट सेल के रूप में सुरक्षित हो जाएंगी। मुझे लग रहा है कि एक सिंपल सा ग्राफ था, आपको जब भी एग्जाम में आएगा ये ग्राफ बन के आएगा, आपसे पूछा जाएगा ये कौन सी ग्रोथ है या फिर ये अरिथमेटिक ग्रोथ का इक्वेशन लिखिए, तो आप ये इक्वेशन लिखेंगे और इससे ज्यादा कोई सवाल यहां से नहीं आता है। ठीक है, सिंपल सी बात। अब जियोमेट्रिक ग्रोथ क्या होती है? जियोमेट्रिक में क्या होगा, हर सेल जो भी बन रही है हर सेल यहां डिवीजन करती चली जाएगी। जैसे मान लीजिए शुरू में आपके पास एक जाइगोट सेल है, प्लांट का जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, लाइफ शुरू हो रही है, वो जाइगोट से शुरू हो रही है। ठीक है, अब शुरुआत में जाइगोट जब डिवीजन करता है तो 1 से 2 सेल बना लेता है, 2 से 4 सेल बनती है, 4 से 8 सेल बनती है, 8 से फिर 16 सेल बनती है। तो इनिशियल जो ये ग्रोथ हो रहा है, ये 8 हो गया, ये 16 हो गया, ये 4 हो गया, 2 हो गया, जस्ट डबल होता चला जा रहा है, मल्टीप्लाई बाई 2 होता जा रहा है। तो जब इस टाइप की ग्रोथ है कि इनिशियल जितना ग्रोथ था, अगर आफ्टर टी टाइम के बाद वो जस्ट डबल होता चला जा रहा है या जस्ट ट्रिपल होता चला जा रहा है, कोई भी वो स्पीड हो सकती है, वो रेट कोई भी हो सकती है, अगर ऐसा आपको मल्टीप्लाई वाला कोई फंक्शन दिखाई दे रहा है तो आप समझ जाइए कि वो जियोमेट्रिक ग्रोथ हो रहा है। वो कौन सी ग्रोथ हो रहा है? जियोमेट्रिक ग्रोथ। ये केवल अर्ली स्टेज में जब जाइगोट में डिवीजन होता है केवल तब दिखाई देता है, बाकी प्लांट में ऐसा ग्रोथ ज्यादा नहीं दिखाई देता। शुरुआत में पेड़ छोटा होता है, जल्दी जल्दी बढ़ता है, लेकिन बाद में फिर स्लो स्पीड से बढ़ता है। उसका भी मैं आपको समझाऊंगा आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। शुरू में तो ये काफी स्पीड से बढ़ेगा, ठीक है, कोई भी प्लांट पूरा होल लाइफ इस टाइप की ग्रोथ कर पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये केवल तब पॉसिबल है जब ये जो भी नई सेल बन रही हैं इनको लगातार न्यूट्रिशन, लगातार फूड, लगातार स्पेस, एवरीथिंग जो इनको चाहिए डिवीजन करने को, अगर वो लगातार मिलता चला जाएगा तो ये सेल लगातार डबल होती चली जाएंगी। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता, किसी न किसी चीज की कमी आ जाएगी और कमी आएगी तो ये डबल होना बंद कर देंगी, धीरे धीरे फिर ये स्लो स्पीड से ग्रोथ करना शुरू करता है। थोड़ा जब आप क्लास 12 में इकोलॉजी पढ़ोगे तो वहां हम पॉपुलेशन की ग्रोथ की बात करेंगे, पॉपुलेशन ग्रोथ, वहां आपको ये कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर हो पाएगा। अभी क्लास 11th में मुझे लग रहा है कि ये केवल 2 नाम याद करना ज्यादा क्लियर रहेगा। हम केवल प्लांट की ग्रोथ पढ़ रहे हैं, ना कि पॉपुलेशन की ग्रोथ, ठीक है। तो वो टॉपिक हम क्लास 12 में बाद में बात करेंगे। फिलहाल मैं बात कर रहा हूं कि इसमें स्पीड जो है वो बहुत फास्ट हो रही है, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वहां कोई ना कोई चीज की कमी आ जाएगी और वो ग्रोथ में एक स्टेबिलिटी आ जाएगी, फर्दर वहां इंक्रीजमेंट पॉसिबल नहीं हो पाएगा। या तो स्पेस कम पड़ जाएगा, या न्यूट्रिशन कम पड़ जाएगा, या वाटर कम हो जाएगा, कुछ ना कुछ जगह ऐसा कोई ना कोई मिनरल्स या कोई भी चीज वहां लिमिट हो जाएगी और वो ग्रोथ आपके फिर स्टेबल हो जाएगी। तो यहां पर जो ग्राफ है उसका नाम पूछा जाता है और इक्वेशन भी पूछा जाता है। अगर मैं बात करता हूं, मान लीजिए वो जाइगोट का ये सेल जो लगातार बढ़ता जा रहा है, यहाँ 1 ग्राम का था, यहाँ 2 ग्राम हो गया, या 4 ग्राम हो गया, जो भी है, अगर हम वेट की बात कर लें तो मान लीजिए आपका फाइनल वेट बनेगा आपका W1, इनिशियल वेट आपका मान लीजिए हो गया W0। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला फंक्शन है तो मल्टीप्लाई यहाँ पे रहेगा e की पावर RT। e क्या है? e एक लॉग बेस है, लॉग बेस है, तो ये लॉग बेस थोड़ा सा इसमें हमको यूज करना पड़ेगा और यहाँ पे स्क्वायर के रूप में आपको RT लगाना पड़ेगा, ये पावर के रूप में आपको RT लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो पावर के रूप में हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये इक्वेशन थोड़ा मैथमेटिकल है, हम बायोलॉजी वाले तुरंत से बस इसको एक लाइन में याद करेंगे और हमारा काम फिनिश हो जाएगा। क्यों आया, कैसे आया, ज्यादा अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं प्लांट ग्रोथ। हमको प्लांट ग्रोथ समझना है, हमारा मेन फोकस रहेगा यहाँ पर हार्मोन्स पर, प्लांट के हार्मोन्स हम ज्यादा पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको एक इक्वेशन याद रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना है, W1 इक्वल टू W0 e की पावर RT, बस ये इक्वेशन आपको याद रखना है। अब इसका जब हम बात करेंगे कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो यहाँ पे देखिए शुरुआत में 1 से 2 सेल हुई,
फिर 2 से फिर 4 हो गई, 4 से फिर 8 हो गई, जस्ट यहाँ पे डबल डबल होता चला जा रहा है। तो शुरुआत में जब प्लांट की ग्रोथ होगी, मान लीजिए यहाँ से हम ग्रोथ शुरू कर रहे हैं इस जगह से, तो शुरुआत में तो ये 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 4, फिर तो एकदम से बढ़ेगा और फिर कहीं ना कहीं जाकर जब किसी चीज की लिमिटिंग हो जाएगी तो फिर ये स्टेबल ग्रोथ शो कर जाएगा, फिर ये फर्दर और ग्रोथ पॉसिबल नहीं है और कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी शो करेगा। तो इसमें इस पूरे कर्व में आपको कुछ इस टाइप का शेप दिखाई देगा, ये एस टाइप का शेप दिखता है, इसको बोलते हैं सिग्मॉइड कर्व, इसको बोलते हैं सिग्मॉइड कर्व। ध्यान देना, ये आपका जियोमेट्रिक ग्रोथ में सिग्मॉइड कर्व बनता है, इसको एस शेप कर्व भी कहते हैं, एस शेप कर्व। एस कैसे आया, ये देखिए शुरुआत में धीरे धीरे बढ़ रहा है, फिर जस्ट डबल 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 होते हुए एकदम लाइन सीधी सी हो जाएगी और मैक्सिमम ग्रोथ होने के बाद किसी न किसी फैक्टर की कमी आ जाएगी और फिर वो स्टेबिलिटी शो करना शुरू कर देगा। क्योंकि प्लांट को हमेशा हर चीज अनलिमिटेड मिलती रहे ऐसा पॉसिबल नहीं है, ग्रोथ वहां पे हर सेल डिवाइड नहीं कर पाएगी, केवल कुछ सेल को न्यूट्रिशन मिल पाएगा, केवल वो डिवीजन कर पाएंगी, बाकी की नहीं कर पाएंगी। तो ये फाइनल मैक्सिमम ग्रोथ होने के बाद फिर फर्दर पॉसिबल इंक्रीजमेंट नहीं होगा। इस पूरे कर्व को हमने 3 थोड़ा लाइन बांट दिया है, इसको हम लेग फेज कहते हैं, लेग फेज, हाँ, और इसको हम लीड फेज भी कहते हैं या एक्सपोनेंशियल फेज कह सकते हैं, इसको एक्सपोनेंशियल फेज, एक्सपोनेंशियल फेज। तो बहुत फास्ट स्पीड से बढ़ता है तो, और ये बाद में आपके स्टेशनरी फेज हो जाएगी, अब ग्रोथ और ज्यादा नहीं बढ़ेगी, स्टेशनरी फेज। तो कई बार इन तीनों नाम को ही पूछ लिया जाता है कि ये इस कर्व में लेग फेज कहाँ है, ABCD लिख देगा, इधर A लिखेगा, इधर B लिखेगा, इधर C लिखेगा, आइडेंटिफाई करो कौन सी फेज कहाँ है। एक्सपोनेंशियल फेज जो एकदम विगरस ग्रोथ होता है उसको एक्सपोनेंशियल फेज बोलते हैं। शुरुआत में लेग फेज स्पीड तो है लेकिन अभी धीरे धीरे वो बढ़ रहा है और इधर स्टेशनरी हो जाएगा बाद में। तो बस एक छोटा सा एक कर्व था, 2 टाइप की ग्रोथ शो करते हैं प्लांट्स। जाइगोट की अगर ग्रोथ की बात करते हैं तो इनिशियल में जो शुरुआत में वो करता है तो वो जियोमेट्रिक ग्रोथ करता है, जहां बनने वाली हर सेल डिवीजन करती है, लेकिन बाद में केवल कुछ सेल डिवीजन करती हैं और बाकी सेल डिवीजन करना बंद कर देती हैं। तो ये हमारा थोड़ा ग्रोथ रेट का एक कंसेप्ट था। प्लांट में ग्रोथ को समझने के लिए एक कंसेप्ट और जानना जरूरी है। एक्चुअली प्लांट की ग्रोथ को केवल आप मैथमेटिकल अगर मेजर कर रहे हैं तो कई बार उसमें हमको सही डाटा नहीं मिलता। यहाँ पर हम 2 टाइप की ग्रोथ और बात करेंगे, एक को बोलते हैं एब्सोल्यूट ग्रोथ, एक को बोलते हैं एब्सोल्यूट ग्रोथ और एक को बोलते हैं रिलेटिव ग्रोथ। रिलेटिव ग्रोथ ये क्या है? एब्सोल्यूट ग्रोथ का मतलब टोटल हमको या तो लेंथ या नंबर ऑफ सेल या एरिया एब्सोल्यूट मेजर करना है कि कितने सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया इंक्रीज हुआ, दैट इज द एब्सोल्यूट ग्रोथ। टोटल मैथमेटिक्स वाला ये आपका कंसेप्ट है। और रिलेटिव ग्रोथ रेट में ये डिपेंड करेगा कि शुरुआत में प्लांट की ग्रोथ कितनी थी और उसके बाद उस ग्रोथ में कितना % इंक्रीजमेंट हुआ, वहां पर हम रिलेटिव ग्रोथ की बात करेंगे। अभी इसको ज्यादा आप फिजिक्स केमिस्ट्री की तरफ जाने की कोशिश ना करें, एक सिंपल मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूं। मान लीजिए एक लीफ है और लीफ का सरफेस एरिया मान लीजिए शुरू में है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। शुरू में एक दूसरी लीफ है, काफी बड़ी लीफ है और उसका जो सरफेस एरिया है वो मान लीजिए है आपका 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दोनों का शुरुआत है, यहां से मेजरमेंट शुरू करना है हमको। अब हमने देखा कि ये जो 5 सेंटीमीटर वाली लीफ है ये बढ़कर 10 सेंटीमीटर वाली लीफ में कन्वर्ट हो गई एक आफ्टर टी टाइम में, और वो टी टाइम कुछ भी हो सकता है।
टी टाइम के बाद हमने देखा तो इसमें टोटल नया सरफेस एरिया कितना आ गया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहां पर जब हमने देखा तो आफ्टर टी टाइम के बाद हमने देखा तो इसका सरफेस एरिया भी बन गया था 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम एब्सोल्यूट ग्रोथ की बात करते हैं तो एब्सोल्यूट ग्रोथ मतलब 10 सेंटीमीटर स्क्वायर फाइनल हो गया, इनिशियल 5 था, तो टोटल कितना ग्रोथ हुआ 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का टोटल ग्रोथ दिखाई दिया हमको। यहां पर भी अगर आप एब्सोल्यूट ग्रोथ की बात करते हैं तो 55 माइनस 50 मतलब 5 सेंटीमीटर की एब्सोल्यूट ग्रोथ आपको दिखाई दी। ये एब्सोल्यूट ग्रोथ है। यहां पर भी प्लस 5 सेंटीमीटर स्क्वायर ही नया मटेरियल बना, यहां पर भी प्लस 5 सेंटीमीटर स्क्वायर ही नया मटेरियल बना है, और ये आपकी एब्सोल्यूट ग्रोथ दोनों की इक्वल है। लेकिन जब हम रिलेटिव ग्रोथ की बात करते हैं तो आप देखिए कैसे छोटी सी पत्ती जस्ट डबल हो गई। अगर इसका परसेंटेज हम निकालें तो 5 सेंटीमीटर की एब्सोल्यूट ग्रोथ डिवाइडेड बाय इनिशियल एरिया मल्टीप्लाई बाय 100, तो यहां 100% ग्रोथ दिखाई दी। जबकि यहां की हम बात करते हैं परसेंटेज में तो 5 सेंटीमीटर की ग्रोथ हुई डिवाइडेड बाय 50 सेंटीमीटर की लीफ में मल्टीप्लाई बाय 100 किया, ये हो गया आपका 2, तो टोटल 10% एरिया ही इंक्रीज हुआ है। यहाँ केवल 10% एरिया इंक्रीज हुआ, यहाँ पर 100% एरिया इंक्रीज हुआ। और यहाँ पर अगर आप ग्रोथ रेट की बात करेंगे, कौन सी रिलेटिव ग्रोथ रेट की बात करेंगे, दोनों को अगर आप कंपेयर करेंगे तो इसके अंदर ग्रोथ रेट कम आएगी और इसके अंदर रिलेटिव ग्रोथ रेट काफी हाई आ रही है, आपको दिखाई दे रहा है ये 100% हो रहा है। तो कई बार हमको रिलेटिव ग्रोथ रेट भी मेजर करना पड़ता है। एब्सोल्यूट ग्रोथ में तो दोनों इक्वल है लीफ, लेकिन रिलेटिव ग्रोथ रेट में इसकी ग्रोथ रेट ज्यादा है, उतने ही टाइम में ये जस्ट डबल हो गई, जबकि उतने ही टाइम में बहुत कम ये डबल नहीं हुई, केवल थोड़ा सा इंक्रीज हुई है। तो दोनों को जब हम रिलेटिव करते हैं तो यहां पर ये कंसेप्ट भी जान लीजिए कि रिलेटिव ग्रोथ रेट से हमको इनिशियल कितना साइज से आप मेजर कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा रिलेटिव ग्रोथ रेट इनिशियल के ऊपर। ठीक है, तो ये भी कंसेप्ट जनरली कई बार थोड़ा सा पूछ लिया जाता है, एब्सोल्यूट ग्रोथ क्या होता है, रिलेटिव ग्रोथ क्या होता है, एक्सप्लेन करो एक एग्जांपल लेके। तो आप ये लीफ का एग्जांपल लेके इसको एक्सप्लेन कर दीजिए, आपका ये एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला जो मैं बात कर रहा हूं कि आखिर कौन कौन सी कंडीशन चाहिए प्लांट को ग्रोथ करने के लिए। कंडीशन ऑफ ग्रोथ की मैं अगर बात करूं, कंडीशन ऑफ ग्रोथ, तो अभी जस्ट हम जब क्लास शुरू हुआ तो मैंने बताया कि प्लांट को कुछ एक्सटर्नल कंडीशन की भी जरूरत है, कुछ इंटरनल कंडीशन की भी जरूरत है। खास तौर पे एक्सटर्नल क्या क्या है, हम बात करेंगे वाटर, हम बात करेंगे ऑक्सीजन। भाई ऑक्सीजन चाहिए कि नहीं प्लांट को, बिल्कुल चाहिए, प्लांट को भी रेस्पिरेशन करना होता है, और उसको चाहिए न्यूट्रिएंट्स। मैंने बताया टोटल 70 न्यूट्रिएंट्स मैक्रो प्लस माइक्रो प्लांट की ग्रोथ के लिए आवश्यक होते हैं न्यूट्रिएंट्स। हाँ, इसके अलावा और क्या चाहिए, बाहर से टेम्परेचर चाहिए, एक प्रॉपर टेम्परेचर पर ही प्लांट ग्रोथ कर पाएंगे, अगर उससे ज्यादा या कम होगा तो प्लांट की ग्रोथ प्रभावित होगी। ऐसे ही पर्टिकुलर टाइम का सनलाइट ड्यूरेशन चाहिए, सनलाइट, हम इनकी भी बात करेंगे। तो ये कुछ ऐसे कंपोनेंट हैं जो प्लांट की ग्रोथ के लिए आवश्यक हैं, अगर इनकी कमी आएगी तो प्लांट की ग्रोथ प्रभावित होती है। ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर में हम लोग खासतौर पे टेम्परेचर और सनलाइट की बात करने वाले हैं, और इंटरनल फैक्टर में हम बात करने वाले हैं प्लांट हार्मोन्स की। तो अब हमारे केवल दो पार्ट बचे हैं, एक तो हार्मोन हमको पढ़ना है और एक हमको देखना है कि प्लांट की ग्रोथ पर टेम्परेचर और सनलाइट का प्रभाव कैसे पड़ता है। ये दो कंसेप्ट आपको पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें इंटरनल और फिर बात करेंगे लास्ट में एक्सटर्नल। लेकिन उससे पहले, ये सब शुरू करने से पहले हमारी बुक में थोड़ा सा पार्ट अभी और छूटा है, और वो है डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन
और रीडिफरेंशिएशन, ये कंसेप्ट भी कहीं ना कहीं ग्रोथ से रिलेटेड है। तो ये टॉपिक और मैं आपको अभी समझा देता हूं ताकि कल हम कंडीशन ऑफ ग्रोथ वाले फैक्टर या प्लांट हार्मोन और उनके बारे में बात करना शुरू करें। तो चलिए मैं आपको समझा रहा था कि जब ग्रोथ होता है प्लांट का ग्रोथ जब होता है तो वहां पर नंबर ऑफ सेल बढ़ती हैं, ठीक है, नंबर ऑफ सेल बढ़ती हैं, तो यहां कुल मिला के सेल डिवीजन देखने को मिलता है। लेकिन जब प्लांट डेवलपमेंट करता है तो प्लांट के अंदर सेल डिवीजन तो होगा ही होगा, लेकिन सेल अपना फंक्शन, अपना शेप, अपनी साइज भी चेंज करती हैं। मतलब वहां मैंने आपको एक शब्द बताया था, सेल डिफरेंशिएशन। तो सेल डिफरेंशिएट भी होती हैं और सेल जो पहले सेल डिवीजन वाला काम कर रही थी अब वो चेंज होकर, मॉडिफाइड होकर कुछ अलग काम करना शुरू कर देती है। जैसे शुरुआत में एपिकल मेरिस्टेम ये था, अब ये सेल जब डिवाइड होके ये वाली सेल बना ली तो ये सेल जो है ये अलग बनने लगती है। ये बाहर का कोई एपिडर्मिस बनाएगा, कोई कॉर्टेक्स बनाएगा, कोई जाइलम बनाएगा, कोई फ्लोएम बनाएगी। तो ये सेल जो कभी ना कभी मेरिस्टेमेटिक थी वो परमानेंट में चेंज होती हैं, और परमानेंट सेल में चेंज होना ही डिफरेंशिएशन कहलाता है। एक्चुअली जैसी सेल आज है अगर वो बदल जाए, उसकी शेप, उसकी साइज, उसका फंक्शन अगर बदल जाए, अगर मॉडिफिकेशन हो जाए तो ये मॉडिफिकेशन ही डिफरेंशिएशन कहलाता है। ठीक है, तो यहां पर 3 शब्द दिए हैं प्लांट के अंदर, ये तीनों प्रोसेस दिखाई देती हैं। पहली प्रोसेस है डिफरेंशिएशन। ये क्या है एक बार समझना है। फिर दूसरा है डी डिफरेंशिएशन। और तीसरा है रीडिफरेंशिएशन। ये तीनों शब्द आपको समझना है। डिफरेंशिएट होना मतलब मेरिस्टेमेटिक सेल का परमानेंट सेल में बदलना, ये क्या कहलाता है? डिफरेंशिएशन कहलाता है। हम देखते हैं कि एपिकल मेरिस्टेम से जो सेल पीछे छूट जाती हैं वो धीरे धीरे परमानेंट सेल में पेरेन्काइमा में चेंज हो जाएंगी। पेरेन्काइमा कोलेन्काइमा में चेंज होती है, कोलेन्काइमा स्क्लेरेन्काइमा में चेंज होती है, स्क्लेरेन्काइमा तो डेड सेल हो जाती है फिर। हाँ, ये आपने एनाटॉमी में भी पढ़ा था कैसे कैसे होता है। तो ये जो प्रोसेस है ये चेंज होना ही कहलाता है डिफरेंशिएशन। मेरिस्टेमेटिक सेल, अभी मेरिस्टेमेटिक सी वो परमानेंट हो गई। परमानेंट में क्या क्या बना सकता है प्लांट में? अगर एनाटॉमी आप याद करो तो वहां एपिडर्मल सेल में कन्वर्ट हो सकती हैं, वो वहां कॉर्टेक्स सेल में कन्वर्ट हो सकती हैं, हाँ, वहां पर पेरिसाइकल सेल में कन्वर्ट हो सकती हैं, जाइलम बना सकती हैं, फ्लोएम बना सकती हैं। एक्चुअली पहले ये सेल परमानेंट बनने से पहले डिवीजन की पावर रखती थी, अब ये डिवीजन की पावर खत्म हो गई और वो दूसरा काम करना शुरू कर दिया। तो ये जो प्रोसेस है कि एक मेरिस्टेमेटिक सेल परमानेंट में चेंज हो गया, ये कहलाता है डिफरेंशिएशन। पहले तो सेल डिवीजन करती है, डिवीजन होने के बाद डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है। ऐसा हर प्लांट करता है। क्लियर हो गया? दूसरा है डी डिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन का मतलब जो काम हुआ था, जो डिफरेंशिएशन हुआ था वो काम अब खत्म हो जाता है। जैसे ये जो सेल आपके बनी थी, अब इनमें आप देखेंगे जाइलम और फ्लोएम के बीच में सिंपल पेरेन्काइमा सेल जो मौजूद थी, मेरिस्टेमेटिक नहीं थी, वो नॉर्मल पेरेन्काइमा सेल ये फिर से दोबारा डिवीजन करना शुरू कर देती हैं।
एक और जगह देखने को मिलता है कि कॉर्टेक्स की कुछ परमानेंट सेल, कॉर्टेक्स की कुछ परमानेंट सेल, ये सेल भी डिवीजन करना शुरू कर देती हैं। मतलब ये फिर से दोबारा मेरिस्टेमेटिक बन गई। ये फिर से क्या बन गई? मेरिस्टेमेटिक। परमानेंट अगर कन्वर्ट होके फिर से चेंज हो जाए मेरिस्टेमेटिक में, तो ये कहलाता है डी डिफरेंशिएशन। यहां पे क्या बन गया? कॉर्टेक्स सेल ने यहां वापस से एक रिंग बनाई और इसको हम बोलते हैं कॉर्क कैम्बियम। इसको क्या बोलते हैं? कॉर्क कैम्बियम। और यहां पर जो एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनता है जाइलम फ्लोएम के बीच में, उसको हम बोलते हैं वैस्कुलर कैम्बियम। वैस्कुलर कैम्बियम। तो आप देखिए, कॉर्टेक्स एक तरह का परमानेंट सेल है, परमानेंट सेल है? अगर ये चेंज होकर कॉर्क कैम्बियम बनाए जो कि डिवीजन कर सकता है, या फिर जो वैस्कुलर बंडल के बीच में पेरेन्काइमा टिश्यू है, वैस्कुलर बंडल के बीच में जो परमानेंट पेरेन्काइमा टिश्यू है, ये परमानेंट है, अगर ये चेंज होके वैस्कुलर कैम्बियम बनाए तो परमानेंट टिश्यू का फिर से दोबारा मेरिस्टेमेटिक में चेंज होना, परमानेंट टिश्यू का फिर से मेरिस्टेमेटिक में चेंज होना, यह कहलाता है डिफरेंशिएशन। तो ये कॉर्टेक्स सेल के बीच में ये जो बना, ये एपिकल से बना था, तब तो हुआ था डिफरेंशिएशन। ये जब परमानेंट सेल बनी थी तब हुआ था डिफरेंशिएशन। अब ये वापस से परमानेंट हो गया, इन्होंने बना लिया कॉर्क कैम्बियम, मतलब मेरिस्टेमेटिक सेल फिर से बन गई, तो ये हो गया डी डिफरेंशिएशन। हर जगह की परमानेंट सेल वापस डी डिफरेंशिएट नहीं हो सकती। केवल कुछ प्लांट की, केवल कुछ पर्टिकुलर सेल ही ऐसा कर सकती हैं जो डी डिफरेंशिएट हो सकती हैं। मोनोकॉट में नहीं होता है ऐसा। केवल डाइकॉट प्लांट जब सेकेंडरी ग्रोथ करते हैं, जब सेकेंडरी ग्रोथ करते हैं, तब ये रिंग बनाई जाती हैं, तब ये कॉर्क कैम्बियम बनाई जाती है, तब ही वैस्कुलर कैम्बियम बनाई जाती है। परमानेंट टिश्यू कन्वर्ट होके इनको बनाते हैं। समझ में आ गया? डी डिफरेंशिएशन। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट है रीडिफरेंशिएशन। अब एक बार देखिए, ये मेरिस्टेमेटिक परमानेंट बनी, परमानेंट फिर से मेरिस्टेमेटिक बन गई। अब ये जब डिवीजन करेंगी, कॉर्क कैम्बियम या वैस्कुलर कैम्बियम, ये जब डिवीजन करेंगी तो फिर से ये परमानेंट टिश्यू बनाएंगी। जैसे कॉर्क कैम्बियम कॉर्क बनाती है या सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाती है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, तो ये क्या है? ये परमानेंट है। ये कॉर्क क्या है? ये परमानेंट है। अब इनकी पावर डिवीजन की फिर से खत्म हो गई। ऐसे ही वैस्कुलर कैम्बियम ने क्या बनाया? बाहर की साइड में फ्लोएम बनाया, अंदर की साइड में जाइलम बनाया। जाइलम क्या है? परमानेंट टिश्यू। फ्लोएम क्या है? परमानेंट टिश्यू। मतलब ये मेरिस्टेमेटिक सेल फिर से परमानेंट में चेंज हो गई, ये कॉर्क कैम्बियम फिर से परमानेंट में चेंज हो गई, परमानेंट में फिर से चेंज हो गई, फिर से दोबारा रिपीट, इसलिए इसको बोलेंगे रीडिफरेंशिएशन। तो अगर आपका प्लांट एनाटॉमी वाला पार्ट कमजोर है, अगर आप प्लांट एनाटॉमी अभी तक नहीं पढ़े, तो आप ये सब नाम से बड़े कंफ्यूज हो रहे होंगे। सर ये कॉर्क कैम्बियम क्या होता है, कॉर्क क्या होता है, हमको तो नहीं समझ में आ रहा है। भैया इसके लिए तो आपको प्लांट एनाटॉमी पार्ट पढ़ना पड़ेगा, प्लांट टिश्यू वाला पार्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो प्लांट में हम जब ग्रोथ की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो कुछ सेल जो मेरिस्टेमेटिक थी वो परमानेंट में चेंज होती हैं। अब जो नई परमानेंट सेल बनी, उनमें से कुछ सेल वापस मेरिस्टेमेटिक हो जाती हैं, हाँ? और जो अब फिर से दोबारा मेरिस्टेमेटिक हुई, वो जब डिवीजन करती हैं तो फिर से परमानेंट टिश्यू बनाती हैं। तो ये तीनों प्रोसेस कहीं ना कहीं प्लांट की ग्रोथ में दिखाई देती हैं। मेरिस्टेमेटिक जो है वो परमानेंट बनाती है, परमानेंट जो है वो फिर से मेरिस्टेमेटिक हो जाती है, ये जब फिर डिवीजन करती है तो फिर परमानेंट बन जाती है। तो ये आपका ये प्रोसेस कहलाएगा डिफरेंशिएशन।
ये प्रोसेस कहलाएगा आपका डी डिफरेंशिएशन और ये प्रोसेस कहलाएगा आपका रीडिफरेंशिएशन। रीडिफरेंशिएशन में क्या क्या बनता है? यहां बनता है कॉर्क, यहां बनता है सेकेंडरी कॉर्टेक्स, और क्या बनता है? सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, ये बनता है। ठीक है, और यहां पे क्या हुआ? यहां पे क्या क्या बना? कॉर्क कैम्बियम बना, कॉर्क कैम्बियम, और क्या बना? वेस्कुलर कैम्बियम बना। तो ये जो टिश्यू बने ये डिफरेंशिएशन से बने, सॉरी डी डिफरेंशिएशन से। ये वाला मेरिस्टेमेटिक एपिकल मेरिस्टेम था, ये एपिकल मेरिस्टेम या इंटरकैलरी मेरिस्टेम, उससे परमानेंट बन रहा है, तो ये डिफरेंशिएशन था। तो प्लांट में ये कहीं ना कहीं तीनों प्रोसेस दिखाई देती हैं। इन तीनों प्रोसेस को जान लीजिए। 3 नंबर का सवाल यहां से अक्सर पूछा जाता है। What do you mean by de-differentiation? Give example. What do you mean by redifferentiation? Give example. क्या क्या बनता है redifferentiation से? तो ये अगर इतना आपको समझ में आया आज की क्लास में, तो आई थिंक आपने काफी कुछ कवर कर लिया। आपने ग्राफ कवर कर लिए, आपने इक्वेशन कवर कर लिया, आपने एब्सोल्यूट ग्रोथ और रिलेटिव ग्रोथ ये भी आपने कवर कर लिया, और लास्ट में चलते चलते हमने डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन भी कवर कर लिया। कल हम बात करेंगे सीधा सीधा डेवलपमेंट की, और डेवलपमेंट में हम बात करेंगे इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर की। ठीक है, तो अब कल की क्लास कल करें।